नमस्कार, साउथ साइड की खबरों में आपका स्वागत। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। 5 दिन की मान मनोबल और सोनिया गांधी के हस्तक्षेप के बाद कर्नाटक को अपना नया सीएम मिल गया। सिद्धरामैया कर्नाटक के सीएम और डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम होंगे। देर रात 2 बजे सोनिया गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीके शिव कुमार से बातचीत की थी। इसके बाद ही वे डिप्टी सीएम पद के लिए तैयार हुए। वहीं 10 घंटे के बाद आज दोपहर 12 बजे केसी वेणुगोपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसका औपचारिक ऐलान किया। इससे पहले सुबह शिव कुमार ने कहा था कि मैं पार्टी के फॉर्मूले पर राजी हूं, आगे लोकसभा चुनाव है और मैं जिम्मेदारियों के लिए तैयार हूं। पार्टी के हित को ध्यान में रखते हुए मैंने सहमति दी है। हमारे दोनों नेता मुख्यमंत्री बनने के काबिल हैं। दोनों के अंदर प्रदेश चलाने के गुण हैं और कई और ऐसे लोग हैं जिनमें बहुत काबिलियत है, पर एक ही व्यक्ति पर निर्णय करना है। इसलिए सबसे मंत्रणा कर आदरणीय खड़गे साहब ने निर्णय किया कि विधायक दल के अगले नेता और मुख्यमंत्री श्री सिद्धारमैया जी होंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उप मुख्यमंत्री के तौर पर श्री डीके शिव कुमार जी काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी अपनी 5 गारंटी लागू करने के लिए कटिबद्ध है। कांग्रेस पार्टी गरीब मध्यम वर्ग नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए कर्नाटक में काम करेगी और एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, ऑनेस्ट गवर्नमेंट, स्टेबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट देकर हम एक। चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक की। तो कांग्रेस के खाते में कितनी सीटें आई, बीजेपी के खाते में कितनी, और इस समय ये लड़ाई कैसे इतनी दिलचस्प बनी रही। भाई चलिए बात कर लेते हैं। कर्नाटक की 135 सीटें बीजेपी के खाते में 66 आई थी, जेडीएस के खाते में 19 और अन्य के खाते में 4 सीटें गई थी। वहीं 4 कम्युनिटी जिन्हें साथ रही है कांग्रेस, उसकी बात अगर आप कर लें तो 6.11, ये वोक्का लीगा की बात करें तो 11%, कुरुबा की बात करें 7%, लिंगायत की बात करें तो 16, SC/ST की बात करें तो 27% और अन्य की 39। इन सभी को साधना है कांग्रेस को और सबको साथ लेकर चलना है। लेकिन अभी तक क्या क्या हुआ मायने अब ये रखता है, क्योंकि कर्नाटक का ये पूरा सियासी घटनाक्रम 5 दिनों तक चला है। 13 मई को अगर हम बात करें तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए। कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं 14 मई की अगर बात करें तो बेंगलुरु के एक होटल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में केंद्र से भेजे गए 3 पर्यवेक्षक भी मौजूद थे। वो पर्यवेक्षक लगातार बातचीत कर रहे थे, चर्चाएं कर रहे थे कि आखिर किसको मुख्यमंत्री बनाया जाए, सभी की सहमति हो रही है कि नहीं। और फिर उसी के बाद बैठक में सहमति बनी कि सीएम पर किसकी मुहर लगेगी, कौन होगा सीएम। मल्लिकार्जुन खड़गे ये तय करेंगे कि आखिर कर्नाटक का सीएम कौन होगा। 15 मई को देखिए क्या हुआ। पर्यवेक्षक दिल्ली लौट गए और मल्लिकार्जुन खड़गे को पूरी रिपोर्ट सौंपी गई, क्योंकि पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी ये दी गई थी कि वो मल्लिकार्जुन खड़गे को रिपोर्ट ये सौंपे। वहीं पार्टी के दोनों नेता सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार को दिल्ली बुलाया गया। जब देर रात वो दिल्ली पहुंचे, डीके शिव कुमार भी जन्मदिन मनाने के बाद वहां गए। इसके बाद पार्टी आलाकमान की देर रात तक बैठक चली। ये बैठक देखिए कई राउंड की चली। एक राउंड में कुछ भी समाधान इसका निकला नहीं, सीएम के नाम पर सहमति नहीं बनी। उस दौरान सिद्धरामैया फिर क्या हुआ कि दोपहर में दिल्ली पहुंच गए। अगले दिन शिव कुमार ने खराब तबीयत का हवाला दे दिया और वो वहां पर नहीं पहुंचे, मना कर दिया दिल्ली आने से। फिर 16 मई को क्या हुआ कि डीके शिव कुमार दिल्ली पहुंच गए। खड़गे के आवास पर वहां पर बैठक हुई। खड़गे ने शिव कुमार और सिद्धरामैया के साथ अलग अलग बैठक की ताकि यहां पर कुछ मंथन निकाला जाए। वहीं पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता सिद्धरामैया के नाम पर सीएम की मुहर लगने के बाद उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। सिद्धरामैया के समर्थकों में बहुत ज्यादा उत्साह भी दिखाई दे रहा है। कर्नाटक के अलग अलग हिस्सों में सिद्धरामैया के पोस्टर बैनर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सिद्धरामैया के निवास के बाहर तस्वीर पर दूध चढ़ाया गया। सिद्धरामैया के गृह जिले मैसूर और पैतृक गांव में भी ऐसा ही नजारा दिखाई दिया। समर्थक काफी खुश हैं। सीएम पद की शपथ लेंगे सिद्धरामैया। तारीख होगी 20, जब वो दिन होगा ऐतिहासिक कांग्रेस के लिए और सिद्धरामैया के लिए। वहीं बेंगलुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई अड्डे के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नए मुख्यमंत्री के चयन के बाद जश्न मनाया।
वहीं कर्नाटक में सीएम के लिए सिद्धारमैया के नाम पर मुहर लगने के बाद कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा कि पार्टी में सब कुछ ठीक है और आगे भी सब कुछ ठीक रहने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि पार्टी हाईकमान जो भी निर्णय लेगा उसे हम स्वीकार करेंगे। सुनिए आप। Why I should be upset? Because There is a long way to go. Why I should be upset? because There is a long way to go. वहीं इसी मामले में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने फैसला किया कि सिद्धारमैया जी को कर्नाटक का सीएम बनाया जाए और डीके शिवकुमार को कर्नाटक के डिप्टी सीएम बनाया जाए। हमारी पहली प्राथमिकता है कि हम अपनी 5 गारंटी को लागू करें, जो कि हम अपने पहले कैबिनेट में निर्णय लेंगे। हम एक समान विचारधारा वाली पार्टी को शपथ समारोह में बुलाएंगे। कर्नाटक में 224 सदस्यीय विधानसभा के लिए 10 मई को मतदान हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने शानदार जीत हासिल करते हुए 135 सीटें अपने नाम की थी, जबकि सत्तारूढ़ बीजेपी ने 66 और पूर्व सीएम एचडी देवगौड़ा ने यहां पर 19 सीटें उनको मिली थी। He decided to make Siddaramaiah as the Chief Minister of Karnataka. D.K. Shivakumar will be the only one Deputy CM of Karnataka. He will continue as a PCC President till the Parliament election is over. We are having a CLP meeting in the evening at Bangalore to formally elect CLP leader. 20th, day after tomorrow, 12:30 is the swearing-in ceremony. Along with the Chief Minister and Deputy Chief Minister, a group of ministers also will be sworn in that day. वहीं सिद्धारमैया की सीएम बनाए जाने के फैसले के बाद शिवकुमार खेमे में नाराजगी है, दुख है। जहां एक तरफ शिवकुमार ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के व्यापक हित में फैसला स्वीकार किया, तो वहीं उनके भाई डीके सुरेश ने कर्नाटक के सीएम पद पर सिद्धारमैया का नाम फाइनल होने पर गुस्सा भी जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वो और शिवकुमार के चाहने वाले कांग्रेस आलाकमान के इस फैसले से खुश नहीं है। डीके सुरेश ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं पूरी तरह खुश हूं, मगर कर्नाटक के हित के लिए पार्टी और डीके शिवकुमार और सभी को स्वीकार करना होगा। हम कर्नाटक के हित में अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना चाहते थे, इसलिए डीके शिवकुमार को स्वीकार करना पड़ा। I don't think I am fully happy, but in the interest of the Karnataka, what commitment we have given to the people of Karnataka, Kannadigas, we wanted to fulfill. So that's why the party and Mr. D.K. Shivakumar, everybody has to accept. In future, we will see, let us see, long run to go. वहीं कर्नाटक में नए सीएम और डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों शोरों से जारी है। शपथ ग्रहण को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि पार्टी का मकसद लोगों की सेवा है। शपथ ग्रहण समारोह सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए सबसे पुरानी पार्टी का समर्पण है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे सभी सहयोगियों को आमंत्रित किया जाएगा। जो लोग लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते थे और संविधान को बचाना चाहते हैं, वो इस कार्यक्रम में शामिल हो। एकमात्र सूत्र लोगों की सेवा है, जो भी सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के होने वाले सीएम सिद्धारमैया ने तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन को फोन करके 20 मई को होने वाले समारोह को लेकर जानकारी दी है। वहीं एआईएडीएमके के महासचिव एडपादी के चेन्नई में 300 से ज्यादा दुर्बल अन्ना मजदूर संघ के सदस्यों को करीब 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी गई। अन्ना मजदूर यूनियन के सदस्य रहे 310 कमजोर कर्मचारियों को परिवार कल्याण कोष के रूप में 1-1 लाख रुपए दिए गए। चेन्नई में परिवार कल्याण के हित में दुर्बल अन्ना श्रमिक संघ कार्यकर्ताओं को वित्तीय सहायता देने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सदस्यों में अन्ना ट्रेड यूनियन राज्य सचिव आर कमलाकरन, राज्य जिला कर्मचारी और अन्ना द्रुमक के वरिष्ठ सदस्य यहां पर शामिल थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने जलीकट्टू की अनुमति देने वाली तमिलनाडु सरकार के कानून को बरकरार रखा और इसके साथ ही कोर्ट ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की सरकारों के जानवरों से जुड़े खेलों की अनुमति देने वाले समान कानूनों की वैधता को भी अनुमति दी है।
कोर्ट ने कहा है कि जल्लीकट्टू और बैलगाड़ी दौड़ के सभी कानून वैध हैं। हालांकि कोर्ट ने पशुओं की सुरक्षा को लेकर भी निर्देशन दिए हैं। कोर्ट ने तमिलनाडु और महाराष्ट्र की सरकार के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा है कि जल्लीकट्टू पिछले कुछ सदियों से चलता आ रहा है और कड़ाई से देखते हुए कानून राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने के साथ हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए पीठ ने राज्यों के कानूनों की वैधता को चुनौती देने वाली सभी कानूनों को सख्ती से लागू किया जाए, ये बात कही। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर तमिलनाडु के श्री पेदुम्बुरु में दिवंगत पीएम राजीव गांधी के स्मारक पर जाएंगे। दरअसल 21 मई 1991 की रात को तमिलनाडु के एक चुनावी रैली में धनु नाम की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने पूर्व पीएम की हत्या कर दी थी। इस विस्फोट में कम से कम 13 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। वहीं 40 से ज्यादा लोग यहां पर घायल भी हुए थे। वहीं पुडुचेरी राज्य भर के विश्वविद्यालयों और संस्थानों में गैर एनईटी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए राज्यों का प्रवेश CENTAC के माध्यम से किया जाएगा और गैर एनईटी यूजी प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 6 जून तक चलेगी। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री इसके लिए गाइडबुक भी जारी की और इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 2023-24 के लिए काउंसलिंग कामराजार मणिमंडपम में आयोजित की जाएगी। समिति ने हाल ही में मणिमंडपम में अपना कार्यालय खोला और CENTAC के माध्यम से कुल 10,898 सीटों के लिए प्रवेश यहां पर दिया जाएगा। इसमें यूजी नेट पाठ्यक्रमों के लिए कुल सीटों की संख्या 917 और यूजी और गैर नेट प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के लिए 5,279 और यूजी कला और विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए 4,320 सीटें शामिल हैं। वहीं केरल की सरकार में कैबिनेट मंत्री अहमद देवरकोविल ने केरल राज्य हैंडबॉल विकास निगम में म्यूजियम मोडम का उद्घाटन किया है। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर बेंगलुरु पहुंचे हैं DK शिव कुमार, किस तरह से वहां पर देखिए DK शिव कुमार के समर्थक किस तरह से नारेबाजी कर रहे हैं, DK के नारे, और वहां पर मौजूद तमाम सुरक्षा कर्मी, मीडिया कर्मी जो उनसे बात करना चाहते हैं। देखिए DK शिव कुमार फिलहाल अब उनका स्वागत किया जा रहा है इस समय फूलमाला पहनाकर। അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാതെ വലിയ തിരക്കാണ്.
Hey, you got visuals, sir? सीताराम भैया इस साइड से आएगा कह रहे हैं। ये वही बोला पुलिस वाले ने कि नीचे इधर से सीधा इधर से। ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ 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 ಇವ್ನು ಯಾರು 24 ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಯಾರು ಕಸ್ತೂರಿ ಅದು? ಅದಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ. तो डीके शिव कुमार जो कि देखिए इस समय बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। समर्थकों ने भव्य उनका स्वागत किया गया, उनका माला पहनाकर, लेकिन उनके जवाब की सभी को प्रतीक्षा थी। वहीं केरल सरकार में कैबिनेट मंत्री अहमद देवरकोविल ने केरल राज्य हैंडलूम विकास निगम बिल्डिंग में स्थापित हैंडलूम म्यूजियम ओडम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में क्षेत्र के विधायक रामचंद्रन, म्यूजिक के निदेशक वहां पर दिखाई दिए। इस मौके पर मंत्री देवरकोविल ने कहा है कि म्यूजिक एक समुदाय के आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उत्थान की कहानी कहता है। ये म्यूजिक अतीत और विरासत की संस्कृति के दर्पण है। राज्य सरकार संग्रहालयों को अत्यधिक महत्व देती रहती है और हेरिटेज बिल्डिंग में 10 गैलरी के साथ 2.06 करोड़ रुपए की लागत से म्यूजियम स्थापित किया गया। वहीं बीजेपी ने कर्नाटक में सीएम के लिए सिद्धरामैया के नाम के ऐलान के बाद कांग्रेस पर तंज कसा। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कर्नाटक अगला राजस्थान नहीं बन जाए। देखिए, कर्नाटका अगला राजस्थान ना बने, बस इतनी हम अपेक्षा करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जब जनता स्थिरता के लिए एक मैंडेट देती है तो स्थिरता से अस्थिरता निर्माण करना, पॉलिटिकल अडल्ट्री का ऐसा खेल चलाना जिससे कि चाहे राजस्थान हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, वहां पर जनता के मुद्दे पीछे हट जाते हैं और केवल सत्ता की लड़ाई आगे आती है। इसके लक्षण हमने कांग्रेस के हर राज्य में देखे हैं और कर्नाटका में भी दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद तो केवल इतनी है कि राजस्थान कर्नाटका में एक और बार देखने ना मिले और वहां पर कोई सचिन पायलट ना बनाया जाए। देखिए, इस साल मानसून सीजन की शुरुआत में थोड़ी देरी हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने जारी की एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून के इस बार में केरल में थोड़ी देरी के साथ आने वाले की संभावना है। यह आगामी 4 जून को तटों पर टकरा सकता है। सामान्य रूप से मानसून 1 जून को केरल के जरिए भारत में आता है। इसमें आमतौर पर लगभग 7 दिनों की देरी या फिर जल्दी शामिल होती है। इससे पहले 22 में 29 मई को और 21 में 3 जून को और 2020 में 1 जून को मानसून केरल पहुंचा था और केरल से देश के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ता है। ये गर्म और शुष्क मौसम को बारिश के मौसम में बदलने का काम करता है और आगे कहा कि इस साल मानसून के दौरान सामान्य बारिश होने की उम्मीद है। वहीं तमिलनाडु के विलुपुरम और जिलों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वीसी के अध्यक्ष और वीसी के नेता काची और वीसी के अध्यक्ष ने अस्पताल का दौरा किया, पीड़ितों का हाल भी जाना और शराब के सेवन से अब तक जिले में लगभग 14 और चेंगलपट्टू जिलों के मरुरंदकम में लोगों की मौत हो चुकी है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार और पुलिस प्रमुख को नोटिस भी भेजा है। आयोग के मुताबिक जाहिर है कि राज्य सरकार अवैध या नकली शराब की बिक्री को खपत पर रोक लगाने में विफल रही। एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान भी लिया है। वहीं वाईएसआरडीपी के प्रमुख वाईएस शर्मिला ने एक हलफनामे पर सीएम चंद्रशेखर राव के हस्ताक्षर की मांग की, जिसमें साफ रूप से कहा गया कि मार्च में राज्य में हुए पेपर लीक मामले के लिए उनकी सरकार जिम्मेदार थी।
मीडिया से बात करते हुए शर्मिला ने कहा है कि हम तेलंगाना के सीएम से मांग करते हैं कि वो तेलंगाना के लोगों को एक हलफनामा दें जिसमें यह आश्वासन दिया जाए कि आईटी विभाग और टीएसपीएससी की विफलता की वजह से हुआ पेपर लीक खुद को नहीं दोहराएगा। वहीं तेलंगाना राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप के बाद 5 मार्च को आयोजित एई परीक्षा रद्द कर दी थी। मामले की जांच करने वाली विशेष जांच टीम ने इस मामले में करीब 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं विशाखापट्टनम स्टील प्लांट के प्रशासनिक भवन के पास तनावपूर्ण हालात बने हुए। दरअसल सैकड़ों श्रमिकों ने वेतन संशोधन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया, जो कथित रूप से पिछले 6 सालों से लंबित है। कार्यकर्ता प्रशासनिक भवन की ओर जाने वाली सड़कों पर बैठ गए और वाहनों की आवाजाही को रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने किसी तरह उन्हें इमारत में घुसने से रोका। वहीं कई ट्रेड यूनियन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने केंद्र पर आरोप लगाया कि वो वीएसपी श्रमिकों के साथ भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं की माने तो 2012 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। वहीं तिरुपति में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पर पुलिस ने 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा के सोने के बिस्कुट जब्त किए, साथ ही 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस उपाधीक्षक राजा गोपाल ने कहा है कि चेकिंग अभियान के दौरान हमें कुछ लोगों पर शक हुआ और जब कार्रवाई की गई तो 2 गाड़ियों के सोने के बिस्कुट बरामद किए गए। कुल सोने का वजन 5.2 किलोग्राम था और सोने के सामान को सीमा शुल्क अधिकारियों को सौंप दिया गया। साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। वहीं आंध्र के अनाकपल्ली के वेरुदुवाड़ा इलाके में सड़क हादसा हो गया। बस की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और दोनों युवक को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस तलाश में जुटी है और अभी जांच इस पूरे मामले को लेकर जारी है। तो चलिए इसी के साथ हमारे सबसे खास बुलेटिन साउथ साइड में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।